हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज गाबा, डायरेक्टर विवेकानंद IAS अकेडमी, और आज मैं हूं फैक्ट्स के स्टूडियो में। आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 15 अगस्त 1947 की, जिस दिन हम आज़ाद हुए थे। लेकिन ये स्वतंत्रता या ये आज़ादी, ये इंडिपेंडेंस हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। वैसे ये 200 साल की स्ट्रगल है, और अगर हम इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स और अतीत में जाएं तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत परतें खुलेंगी। लेकिन हमें कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए जो उन दिनों घटित हुई। मैं बात करना चाहता हूँ 1939 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होती है। पहली वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 तक हो चुकी थी, और अब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 से 1945 तक। उन दोनों इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, और इंग्लैंड पूरी तरह से इन्वॉल्व था वर्ल्ड वॉर 2 में। आपको पता है 2 ग्रुप्स बन गए थे। हम उसमें नहीं जाएंगे, हम इंडिया के कंसर्न की बात करेंगे, सिर्फ इंडिया से रिलेटेड ही कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स का, फिगर्स का, या उस समय की जो जानकारियाँ हमें कई बार नहीं होती या डिस्टॉर्टेड होती है। तो जैसे मैंने बताया कि हम वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई 1939 में, क्योंकि जापान और जर्मनी इंग्लैंड के अगेंस्ट इस लड़ाई में थे, वॉर में थे। और इंडिया क्योंकि अंग्रेज़ों की कॉलोनी था, हम उनके गुलाम थे, हम उनका कंट्री माना जाता है। तो वर्ल्ड में हमारी रेपुटेशन क्या है कि ये ब्रिटिश कॉलोनी है। तो जर्मनी, जापान भी हमें ब्रिटिश टेरिटरी समझ रहे थे, ब्रिटिश कॉलोनी समझ रहे थे। उनके लिए इंडिया पर हमला मतलब अंग्रेज़ी सरकार पर, इंग्लैंड पर हमला है। तो जर्मनी, जहाँ पे हिटलर थे, वो भी इंडिया की तरफ आंख उठा रहा था कि जर्मनी चाहता था कि इंडिया पे अगर हम हमला कर दें, इंडिया को जीत लें, तो हम अंग्रेज़ों का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर कर जाएंगे। उनके लिए तो हम अंग्रेज़ी प्रॉपर्टी हैं। इसी तरह जापान भी इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। इसको हम बोलते हैं जैपनीज़ एम्पेरियलिज्म, और जर्मनी को हम बोलते हैं जर्मन एम्पेरियलिज्म, क्योंकि दोनों ही अग्रेसिवली इस युद्ध में पार्ट ले रहे थे, और दोनों ही अंग्रेज़ी सरकार के अगेंस्ट थे, इंग्लैंड सरकार के अगेंस्ट थे। उधर से सुभाष चंद्र बोस इन दिनों में, जो कि कांग्रेस से रिज़ाइन कर चुके थे, 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने रिज़ाइन किया था। और सुभाष चंद्र बोस को ये लगता था कि हम बड़े सालों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है। उनको लगता था कि इंडिया क्यों सफल नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है, हमारे पास कोई बाहरी ताकत का समर्थन नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की अपनी एक पार्टी बना ली थी। ये पार्टी बंगाल में आज भी सक्रिय है, लेकिन आज उतनी चर्चा में नहीं होती, ख़त्म, टूट चुकी है पार्टी। लेकिन उस समय उन्होंने बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक, BLOC है इसके स्पेलिंग। और वो पठान के वेश में काबुल होते हुए, मॉस्को होते हुए जर्मनी पहुँचे। उनको लगता था कि मुझे विदेशी ताकतों का समर्थन चाहिए, और उनको जापान और जर्मनी दोनों इसी समर्थन, इसी सपोर्ट के रूप में नज़र आ रहे थे। तो उन्होंने जर्मनी में जब वो गए तो हिटलर से मुलाकात की, और हिटलर ने उनको योर मजेस्टी कह के संबोधित किया, यानी अगले प्राइम मिनिस्टर वही बनेंगे, अगले देश के होने वाले बड़े लीडर वही हैं। तो वो कुछ देर जर्मनी में रहे, हिटलर की सपोर्ट भी रही, और उन्होंने वहाँ पे 7 मई को 1941 एक अपना रेडियो चैनल चलाया, जो शायद हमारा पहला रेडियो चैनल था, और देश के नाम संबोधित किया, एड्रेस किया देश को। उनकी स्पीच शुरू ही होती है, माई स्पीच इज़ ए ट्रिब्यूट टू फादर ऑफ द नेशन, माई स्पीच इज़ डेडिकेटेड टू फादर ऑफ द नेशन, डेट इज़ गांधी जी। गांधी जी को फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहने वाले ही सुभाष चंद्र बोस थे। हाँ, आज कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते नहीं हैं, सुभाष चंद्र के फॉलोअर्स की हो ही नहीं सकता। लेकिन सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से डिफरेंसेस होते हुए भी उनका बहुत सम्मान करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उनको फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता का टैग देने वाले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। वहीं से उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की जो स्थापना की थी, आज़ाद हिंद, उसी रेडियो के पहले संबोधन में उन्होंने गांधी जी को फादर नेशन कह के संबोधित किया था।
वहाँ से फिर वो जापान चले गए, वहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज बनाई जो पहले से ही बनी हुई थी, राज बिहारी बोस ने बनाई हुई थी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, उसी को आज़ाद हिंद फ़ौज बना के उन्होंने जापान की हेल्प से इंडिया की ओर बढ़ना शुरू किया। अब इसमें गांधी जी अपने आप को कहाँ पाते हैं, वो जो गांधी जी 1934 से ही एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले चुके थे और वो हरिजनों की सेवा में इन्वॉल्व थे। वो हमारे जो छुआछूत को दूर करने में लगे थे और हमारे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के साथ मिलके वो कुछ ऐसी चीज़ों के सपोर्ट कर रहे थे और वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थे, रिटायरमेंट ले चुके थे। लेकिन जब गांधी जी को लगा कि जर्मनी और जापान हमारी तरफ बढ़ रहे हैं वर्ल्ड टूर में, तो गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स में दोबारा से लौटे। उसका एक बड़ा कारण था, उनको लगता था कि ये जर्मन इम्पीरियलिज्म और जापानीज इम्पीरियलिज्म हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। तो उनको लगा कि अगर जर्मनी और जापान ने हमें हमला किया और यहाँ पे वो आ गए, अब वो शायद हम इंग्लैंड को हरा देंगे और हमें जीत लेंगे, तो हमें उनसे निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों को, इंग्लैंड सरकार की नीतियों को तो हम समझ चुके हैं। इंग्लैंड अब कुछ सालों में जाने ही वाला है, हमें ये समझ आ गई थी। लेकिन अगर जर्मनी या जापान यहाँ आ गए तो देश के टुकड़े हो सकते हैं या एक सैंडविच की तरह कंट्री में बढ़ जाएगा और वो फिर से 150 साल हम उनकी गुलामी में फंस सकते थे। तो गांधी जी ना चाहते हुए भी पॉलिटिक्स में लौटे और उन्होंने जर्मन इम्पीरियलिज्म का और जापानीज इम्पीरियलिज्म का पुरजोर विरोध किया। वो सुभाष चंद्र बोस के विचारों से सहमत नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस को लगता था कि जर्मनी जापान हमारी हेल्प करेंगे, अपनी जगह शायद वो सही होंगे और वो सपोर्ट लेके यहाँ अटैक करना चाहते। लेकिन गांधी जी को लगता था कि अगर वो यहाँ आएंगे तो हम अंग्रेज़ों से मुक्ति पा लें, शायद हम जर्मनी जापान से कभी मुक्ति नहीं पाएंगे। मुझे भी पर्सनली गांधी जी का व्यू ही अपील करता है कि शायद हम उनके चुंगल में फंस जाते और बाहर नहीं निकल पड़ते। ये सब चल रहा था। तो उन दिनों अंग्रेज़ों ने इसके बाद एक क्रिप्स मिशन बिठाया था इंडिया में एक क्रिप्स मिशन इसलिए बिठाया था कि हमारा जो पॉलिटिकल डेडलॉक है और हमारी जो आज़ादी की मांग है वो जो है वो पूरी हो सके, हम उनसे कुछ कंसेशन चाहते थे। तो वर्ल्ड वॉर 2 एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के भी आया था, लेकिन इसमें बहुत सारी और भी गलतियां थी। वर्ल्ड वॉर 2 में हमारे बहुत सारे सैनिक मरवाए जा रहे थे। वर्ल्ड 2 में हमारे बहुत सारे पैसे का मिसयूज़ इंग्लैंड अपने लिए कर रहा था और हमारे सैनिक भी वहाँ मरवा रहा था और हमारे पैसे को भी बर्बाद कर रहा था। हमारा वर्ल्ड वॉर 2 से कोई लेना देना नहीं था, हमारी वहाँ लड़ाई नहीं थी, क्योंकि हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, इसलिए हमें ज़बरदस्ती पार्टी बना दिया गया था। इसका कांग्रेस ने उस समय विरोध भी किया था कि हमें पार्टी क्यों बनाया गया, और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने एक ही दिन में रिज़ाइन भी कर दिया था कि आपने हमें पार्टी क्यों घोषित किया और हमसे पूछा क्यों नहीं। तब गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स में आए तो गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट चलाई सबसे पहले, क्रिप्स मिशन से पहले। और इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब था हर कांग्रेस का कार्यकर्ता इंडिविजुअली अपने लेवल पे, अपने गांव में, ब्लॉक में, ज़िले पे, अपने लेवल पे इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह मूवमेंट चलाए। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, जिन्होंने गांधी जी के आश्रम, जो वर्धा में आश्रम था गांधी जी का महाराष्ट्र में, वहाँ से शुरुआत की थी। विनोबा भावे ने नारा दिया था, ना एक पाई ना एक भाई, नीदर ए सोल्जर नॉर ए पैनी, यानी ना तो वर्ल्ड 2 में हम एक पैसा खर्च करने को देंगे, ना ही अपने सोल्जर्स मरवाएंगे वहाँ पे। वर्ल्ड 2 में हमारे बहुत सोल्जर्स मरवाए गए, पंजाबी, हमारे सिख रेजिमेंट के, नेपाली रेजिमेंट के, गोरखा रेजिमेंट के, या बिहार रेजिमेंट के, मराठा रेजिमेंट के, बड़े लोगों को वहाँ शहीद कराया गया। हमारा वहाँ से कोई लेना नहीं था। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह में 30,000 लोगों को अलग अलग जगह पे गिरफ्तारियाँ हुई। अल्टीमेटली अंग्रेज़ों ने इस इंडिविजुअल सत्याग्रह वाली मूवमेंट से प्रभावित होकर क्रिप्स मिशन की स्थापना की। और क्रिप्स एक सिंगल मेंबर कमीशन जो इंडिया में आया, क्रिप्स मिशन ने बातचीत की यहाँ पे हमारे लीडरशिप से, कांग्रेस जो मेनली लीड कर रही थी, और भी पॉलिटिकल पार्टियों से मिले। 29 पॉलिटिकल पार्टी थी टोटल उस समय जो एक्टिव थी, उनसे भी मिले, सबके मत लिए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ज़्यादातर बातचीत जो थी वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, थोड़ी बहुत बातचीत जवाहरलाल नेहरू ने की थी, लेकिन ज़्यादा बड़ा हिस्सा डिस्कशन का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो उस समय के कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे और एक मुस्लिम लीडर थे और बहुत बड़े मुस्लिम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी करते थे इंडिया में। आज़ाद भारत के वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और गांधी जी के साथ
उनका अच्छा सद्भाव भी था। अब क्रिप्स को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आती थी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इंग्लिश नहीं आती थी। उन दोनों की बातचीत हुई तो बीच में ट्रांसलेटर बिठाया गया। क्रिप्स मिशन की कुछ रिकमेंडेशन में थे, एक रिकमेंडेशन ऐसी भी कुछ थी जो हिडन थी, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद समझ नहीं पाए, जिसका मतलब पूर्ण आज़ादी हमें मिल जाएगी, लेकिन वो आज़ादी हमें वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने के बाद मिलेगी। पर अभी ये अंदाज़ा नहीं था वर्ल्ड वार 2 कब ख़त्म होगी। 1941 में तो कमीशन आया था। कांग्रेस चाहती थी कि क्रिप्स मिशन हमें इसी वक्त आज़ादी दे, या जो कंसेशन देनी है इमीडिएट दे। क्रिप्स मिशन ने वॉर कमेटी बनाने की बात की थी, डोमिनियन स्टेटस हमें देने की बात की थी कि आधी आज़ादी स्वराज दे देंगे हम आपको, और लेकिन हिडन में ये कह दिया था कि आफ्टर वर्ल्ड वार 2 आपको पूरी आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन वो टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उन टेक्निकल शब्दों को, जो कि अंग्रेज़ी में थे, प्रॉपरली समझ नहीं पाए। आपको पता है ट्रांसलेशन में कुछ शब्दों को हम समझ नहीं पाते, वो उसी भाषा में समझ आते हैं जिस भाषा में व्यक्त किए जाते हैं। हर चीज़ को ट्रांसलेशन के ज़रिए नहीं क्लियर किया जा सकता। तो क्रिप्स पे काफ़ी लोगों को उम्मीद थी, लेकिन क्रिप्स फेल हो गया मिशन। लोग उस समय फ्रस्ट्रेशन में आ गए, पूरे कंट्री में अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी, एंगर था। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई उन दिनों में, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी जी को ऑथराइज़ कर दिया कि एक बड़ी मूवमेंट चलाओ। तो गांधी जी ने एक बड़ी मूवमेंट चलाई, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे से शुरू हुई थी। हम 9 अगस्त को क्विट इंडिया डे या भारत छोड़ो आंदोलन के दिवस में भी मनाते हैं, पर इसमें गांधी जी को 9 अगस्त होने से पहले 8 अगस्त रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया। नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जितने भी बड़े लीडर थे, सबको रातों रात ख़त्म कर दिया, पकड़ लिया गया और जेलों में डाल दिया गया। और कम्युनिस्ट पार्टी सो कॉल्ड जो आजकल है, उन्होंने इस मूवमेंट में अंग्रेज़ों का साथ दिया और सारी खबरें दी रशिया के कहने पे। अल्टीमेटली ये मूवमेंट बिना लीडर के ही चली। 1942 की भारत छोड़ो जो आंदोलन है, ये अब तक का सबसे बड़ा मास मूवमेंट है। बहुत से लोग उसको सपोर्ट करते हैं, बहुत से इसके विरोध में भी है, लेकिन ये इंडिया की पहली मास मूवमेंट थी। इसमें वायलेंस हो गई थी, बल प्रयोग हुआ था, फोर्स यूज़ हुई थी। लोगों ने पुलिस स्टेशन जला दिए थे, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, एरोड्रोम जला दिए थे। बलिया है यूपी में एक, वहाँ तो अंग्रेज़ों ने एयर फायरिंग की थी मशीन गन से, 100 से ज़्यादा लोग मर गए थे उसमें। और अल्टीमेटली मूवमेंट फेल हो गई, क्योंकि कोई लीडर नहीं था, सारे लीडर जेल में थे। लीडरलेस मूवमेंट थी, डायरेक्शनलेस मूवमेंट थी। विंस्टन चर्चिल ने पार्लियामेंट में बाद में घोषणा की कि मूवमेंट अब हमने कंट्रोल करनी है। 900 मारे गए हैं, 6000 घायल हो गए हैं। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब है जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने लिखा है 6000 मरे, 60,000 घायल हो गए, इंजर्ड हो गए। अब ये बड़ी दो मूवमेंट थी उस समय की, जिससे वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे ये चले। अब मेरे कहने का मेन मीनिंग है कि वर्ल्ड वार 2 का आज़ादी में बहुत बड़ा रोल है। अगर वर्ल्ड वार 2 उस समय नहीं होती, आज़ादी तो मिल जाती, लेकिन 5-10 साल हमें और लग सकते थे। लेकिन वर्ल्ड वार 2 में अंग्रेज़ पिट रहे थे, और इनिशियली जर्मनी, जापान का अपर हैंड था वर्ल्ड 2 में। आपको बता दूं, जापान जब इंडिया की तरफ बढ़ रहा था, अंग्रेज़ों ने सिंगापुर में सरेंडर कर दिया था, थाईलैंड में सरेंडर कर दिया था कई जगह पे। और उसके बाद जापान और सुभाष चंद्र बोस नागालैंड, कोहिमा में आ गए थे। उन्हें अंडमान निकोबार आइलैंड भी जीत लिए थे। लेकिन अमेरिका ने तब जापान पे हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम, हाइड्रोजन बम फेंका, जो नए नए बनाया था, जो अमेरिका हमें सारे वर्ल्ड को लेक्चर दे रहा है। अभी 6 महीने पहले बम बनाए थे, सीधे लाइव ही टेस्ट कर लिए थे जापान पे। उनसे 6 महीने भी सहन शक्ति नहीं हुई। ये दूसरों कह रहा है कि आप नहीं चलाएं, हमें लिख के दो। और जापान में जब एटम बम गिरे तो पहला कंट्री जो विक्टिम बनाना, तो जापान ने उसी वक्त वर्ल्ड 2 से सरेंडर कर दिया और वो बाहर हो गया। यहीं से गेम फेवर में आती अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड में, और वर्ल्ड 2 में अपर हैंड अब इंग्लैंड का होना शुरू हो गया। लेकिन इस पूरे 5 साल की वॉर में इंग्लैंड की इकॉनमी, इवन यूरोप की इकॉनमी धराशायी हो चुकी थी, क्योंकि 1939 में वॉर शुरू होती है, 46 में ख़त्म। और सैनिकों को लगता था कि हम तो क्रिसमस घर आके मनाएंगे, सितंबर में शुरू हो गया, दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगी, तो 6 साल ख़त्म नहीं हुई, तो बड़ी मुश्किलें हो गई थी। तो वर्ल्ड वार 2 ने इनडायरेक्टली हमें सपोर्ट किया आज़ादी पाने में।
और क्विट इंडिया मूवमेंट ने भी उसमें बड़ा रोल प्ले किया, तब जाके हमें आज़ादी मिली। 1946 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गई तो फिर एक नेवल रिवोल्ट हुआ, इंडियन नेवी ने रिवोल्ट कर दिया बॉम्बे में। 5000 सैनिकों ने रिवोल्ट किया था और अपने गन्स अंग्रेजी अफसरों के कनपट्टी पे रख ली थी। जहाँ नेवी के हेडक्वार्टर और मेन ऑफिस दिल्ली में जो था वहाँ पे रिवोल्ट हुआ, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, मुंबई, जहाँ जहाँ पे नेवी के जो ऑफिसर्स और रेजिमेंट्रीज थी वहाँ पे ये रिवोल्ट हो गया। ये रिवोल्ट 1946 को 20 फरवरी को हुआ था। कहते हैं कि इंडिया की आज़ादी का इमीडिएट तत्कालीन कारण ये रिवोल्ट है। ये 5 दिन तक रिवोल्ट चला और अंग्रेज़ी सरकार हिल गई थी। उनको ये पता चल गया था कि अब हमारे दिन गिने चुने हैं, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। कहते हैं कि अगर ये रिवोल्ट हाथों से निकल जाता और लंबा चलता तो शायद इंडिया का इतिहास कुछ और होता, शायद इंडिया में डेमोक्रेसी ना होती, यहाँ पे मिलिट्री या नेवी रूल होता, आर्मी रूल होता, क्योंकि पावर आर्मी के हाथ में या नेवी के हाथ में आ सकती थी। अगर वल्लभ भाई पटेल ने इंटरफेयर नहीं कहते हैं किया होता, वल्लभ पटेल इंटरफेयर करके नेवी के अफसरों से मिले, उनको समझाया बुझाया और रिवोल्ट को शांत कराया। 5 दिन में अंग्रेज़ों की खटिया खड़ी हो गई थी रिवोल्ट से। और उसी वक्त अंग्रेज़ों ने ठान लिया था कि अब हम इंडिया में नहीं रह पाएंगे। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंग्लैंड में दोबारा इलेक्शन हुए और क्लीमेंट एटली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने विंस्टन चर्चिल के बाद, तो 1947 में ही शुरू में ही उन्होंने घोषणा की कि हम इंडिया को 1948 में आज़ाद कर देंगे। जून 1948 में 1948 में आज़ाद कर देंगे। लेकिन बाद में उन्होंने हमें 15 अगस्त 1947 को 1 साल पहले आज़ाद कर दिया। ये भी एक सोची समझी थी रणनीति थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, क्योंकि इतना लंबा समय था अभी भी आज़ादी मिलने में 1-1.5 साल का। तो आगे जाके उनको लगने लग पड़ा कि अगर इतना लंबा गया तो पाकिस्तान नहीं बनेगा, इंडिया के टूटने के आसार कम हो रहे थे, टुकड़े नहीं होंगे। पर उनकी तो नीति थी इंडिया को तोड़ना। इंग्लैंड की एक हिडन नीति थी इंडिया का बल्कनाइजेशन करना, यानी उसके कई टुकड़े करना। तो उन्होंने इंडिया के ज़्यादा टुकड़े करना चाहते, 15, 20, 30, 50, जैसे इंग्लैंड में छोटे, यूरोप में छोटे छोटे कंट्रीज हैं ना, वैसे वो इंडिया में हर स्टेट को, हर ज़िले को एक कंट्री बनाना चाहते थे। तो उन्होंने एक माउंट बैटन प्लान पेश किया था जब 1947 जून में, तो उसमें घोषणा कर दी कि हम इंडिया को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर देंगे, अभी जो 48 में करना था। तो जो 1-1.5 महीने में आज़ादी देनी थी, ये बड़ी गड़बड़ हो गई थी कि इतने कम समय में आज़ादी पावर ट्रांसफ़र करना मुश्किल था टेक्निकली। अभी तो बाउंड्री का डिस्प्यूट पाकिस्तान के साथ सॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि हमने पंजाब विधानसभा और बंगाल की विधानसभा को कहा था कि वो बाउंड्री तय करे इंडिया पाकिस्तान की, और रेड क्लिफ कमीशन बैठाया था जिसको 1 साल का समय दिया गया था 48 तक कि आप बाउंड्री डिसाइड करो। लेकिन जब जून में ये घोषणा हुई तो रेड क्लिफ को बोला गया कि वो 15 अगस्त से पहले ही बाउंड्री बनाए। पर इतने 1-1.5 महीने में इतनी बड़ी बाउंड्री को डिसाइड करना, वहाँ पे पर्सनली विजिट करना पड़ना था। रेड क्लिफ कैसे करते? तो कहते हैं कई जगह रेड क्लिफ में विजिट नहीं किया और वो पेपरों पे मैप के ऊपर ही लाइनें खींच दी। और ये भी माना जाता है, आप इसको सच मान लीजिए, अभी इसके ऊपर 1-2 मूवीज़ बनी हाल ही में, कि लाइन निकल रही है और किसी के घर से लाइन पास कर दी और उनका किचन पाकिस्तान में, उनका ड्राइंग रूम जो है वो इंडिया में। ऐसा भी था कि एक भाई का घर बीच में दीवार है वो पाकिस्तान में और दूसरे भाई का घर इंडिया में रह गया, हालांकि वो इकट्ठे रह रहे जॉइंट फैमिली में। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमें वो तोड़ना चाहते थे, जानबूझ के उन्होंने 1-1.5 महीने में लाइनें खींची, बॉर्डर डिस्प्यूट को क्रिएट किया। आज तक हम पाकिस्तान से, चाइना से बॉर्डर डिस्प्यूट में अंग्रेज़ों की खराब नीतियों के कारण। आज़ादी को इतनी सस्ती नहीं मिली हुई, बहुत महंगी मिली है, और उसका बड़ा टुकड़ा हमारा कटा, हमारा अंग कटा, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, हमारा खून एक तरह से बहा। कुछ लोग कहते हैं 10 लाख लोग पंजाब में पार्टीशन के दौरान दंगों में मारे गए इंडिया में, कुछ लोग कहते हैं 20 लाख, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े दंगे रेरॉइड्स थे। अगर आप अपने आसपास से बात करेंगे तो बड़े लोगों से वो बताएंगे कि उनके घर में से कोई किसी को रास्ते में मार दिया गया या और घटनाएं घटित हुई। 2 करोड़ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, बैठ गए थे, मुसलमान उधर गए थे, लेकिन जो उधर से इधर आए थे उनको रेफ्यूजी कैंपों में रखा गया। उनके पास खाने की रोटी नहीं थी, उनके पास कोई कारोबार, कोई रोटी का जरिया नहीं था। और आप करनाल से लेके
दिल्ली तक जाएंगे तो उसके आसपास जितने भी हाईवे पे दुकानें हैं, ढाबे हैं, घर हैं, मेनली वो उन लोगों ने बसाए हैं जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। दिल्ली का पंजाबी बाग सारा ही रिफ्यूजियों से बना है और वो माइग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान से आए उस समय, पंजाबी लोग। और अमृतसर, लुधियाना में भी आप देखोगे तो बहुत से लोग उधर से आए हैं, फ़िरोज़पुर से, अमृतसर से। तो एक बड़ा हिस्सा वहाँ से आया था। अब उनकी ज़मीनें, उनके घर बार वहाँ रह गए थे, उसका निपटारा कैसे हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान में फिर आज़ादी के बाद थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनी। इन्होंने फिर एक लैंड कमीशन बिठाया। इंडिया में भी लैंड कमीशन बैठा जिसका हेडक्वार्टर पंजाब के जलंधर में था। लैंड कमीशन ने फिर लोगों से पूछताछ करके उनकी ज़मीनें कितनी रह गई हैं, उनका प्रॉपर्टी कितनी रह गई हैं, उसकी डिटेल्स प्राप्त की। और लैंड कमीशन और हमारी पाकिस्तान से अंडरस्टैंडिंग बनी, हमने वो डिटेल्स शेयर की पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान के लोगों ने जो यहाँ से उधर गए थे मुसलमान, उन्होंने भी अपनी डिटेल दी कि मेरी पंजाब में, इंडिया में कितनी लैंड रह गई है। उन्होंने हमारे साथ वो डिटेल शेयर की और वहाँ के पटवारियों के रजिस्ट्री में हमने, रजिस्टर्स में हम नोटिफाई किया, अब नोट किया कि सचमुच में इस बंदे की लैंड इधर रही है। और वेरीफाई किया पटवारी और तहसीलदार ने कि येस, इस बंदे के नाम पे इतनी लैंड इधर है। जिसकी वेरिफिकेशन भारत सरकार को पाकिस्तान देता रहा और भारत सरकार पाकिस्तान सरकार को देती रही, उनको दोनों देशों की सरकारों ने वहाँ पे ज़मीन मुहैया करवाई। वो कौन सी ज़मीन दी? जो मुसलमान यहाँ से, पंजाब से, इंडिया से चले गए थे पाकिस्तान, उनकी जो घर दुकानें रह गई थी, हमने उनको दे दी जो उधर अपना घर बार छोड़े थे। लेकिन वो वेरीफाई होने के बाद कुछ लोगों को कैश मुआवजे भी दिए गए। जैसे मेरे ग्रैंडफादर मुझे बताते थे कि उनको 4500 रुपीज़ कैश इंसेंटिव दिया था उन दिनों। हालांकि उनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने बताया नहीं था, डर के मारे पता नहीं टैक्स वाले ना हमारे पीछे पड़ जाएं या हमें सरकार तंग ना करे, क्योंकि उस समय डरे हुए थे और नरसंहार, कत्लेआम देख चुके थे। इस तरह से लैंड का बंटवारा किया। किसी को लैंड हिमाचल में दी गई, किसी को पंजाब में, किसी को राजस्थान में, किसी को यूपी में, किसी को बिहार में। जहाँ जहाँ लैंड खाली पड़ी थी वहाँ वहाँ अलॉट हो गई और लोगों को वह लेनी पड़ी। ऐसे उधर तो ये लैंड कमीशन भी डिस्प्यूटेड रहा वैसे उस समय, क्योंकि लैंड बांटने में भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया था पंजाब में। वो एक अलग विषय है, चर्चा हम फिर बात करेंगे। बात यह है कि लोग घर बार छोड़ आए थे, बेरोज़गार हो गए थे। आज भी बड़े लोग ऐसे हैं जो तब से उजड़े और आज भी सेटल नहीं हो पाए। वो आज भी लेबर कर रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं और वहाँ वो उनकी खेत खलिहान थे, दुकानें थी, ज़मीनें थी और यहाँ आके वो आज भी एक बहुत ही गरीबी का जीवन जी रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए कि आज़ादी हमें मिली कैसे है और इसके पीछे की हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो क्या हैं, अतीत हमारा क्या है। मैंने अभी बहुत डिटेल में बात नहीं की है, उतनी ही बात की है जितनी बात हम कर सके इतने कम समय में। वैसे तो ये बहुत डिटेल्ड है, हम फिर कभी किसी लंबी चर्चा में ये डिस्कस करेंगे। तो आज़ादी को इतना भी सस्ता मत समझिए। हमें कैसे मिली है, उसका रेलिवेंस क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि इसको कत्लेआम हुआ, इस दिन ये हुआ, वो ठीक है, बिल्कुल बुरा हुआ। लेकिन वो आज़ादी तो दिवस हमारा 15 अगस्त ही है और उसको हमें हर्षोल्लास से मनाना भी चाहिए। और 75वें वर्ष में संकल्प ले कि हम देश को और प्रफुल्लित कर सकें, आगे और बढ़ सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।